हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह सीसी विद पिरागी से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूर्व मध्यकाल के बारे में देखा था। आ जाइए, नेक्स्ट महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, वो है दिल्ली सल्तनत। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं दिल्ली सल्तनत। इसमें हम लोग सबसे पहले गुलाम वंश देखेंगे, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश का टाइम पीरियड है 1206 से 1290 एडी तथा जिसका शासनकाल 84 वर्ष का था। फिर खिलजी वंश 1290 से 1320 एडी 30 साल का था। तुगलक वंश 320 से 1414 एडी जो 94 साल था। फिर सैयद वंश जिसको 1414 से 1450 एडी तक इसका शासनकाल था 36 साल। फिर लोधी वंश जो अंतिम दिल्ली सल्तनत का शासक था, वह था 1450 से 1526 साल 1526 एडी जिसका टाइम पीरियड जो 76 साल था। चलिए इसमें देख लेते हैं शासन से बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यह बढ़ता हुआ क्रम देखना है हमको। तो सबसे पहले यह फर्स्ट पर आएगा, बढ़ता क्रम की सबसे छोटे से सबसे बड़ा। तो सबसे पहले खिलजी वंश, फिर सैयद वंश, फिर सैयद वंश के बाद फिर आ जाएगा आपका लोधी वंश, फिर गुलाम वंश, फिर अंत में तुगलक वंश। सबसे बड़ा शासनकाल था वह तुगलक वंश का था। फिर गुलाम वंश इसी की तरह देख लेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गुलाम वंश, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 से 1210 एडी तक इसका शासनकाल था। यह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। इसने सर्वप्रथम निशानपुर, जो फारस में पड़ता है, कि काजी फर्रुखुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने खरीदा था। जो फर्रुखुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को निशानपुर, जो फारस में पड़ता है, वहाँ से खरीदा था। उसके बाद जो फर्रुखुद्दीन अब्दुल अजीज से मोहम्मद गोरी ने प्राप्त किया था। ऐबक को लाल बख्श भी कहा जाता था, जो जिसका अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला। इससे सिपलस लार की उपाधि, जिसका अर्थ होता है सेनापति की उपाधि धारण की, तथा कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्तनत काल का वह कौन सा शासक था जिन्होंने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक अपनी राजधानी लाहौर बनाया। इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। सबसे पहले जो नींव रखा हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। फिर इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया 4 मंजिल। फिर फिरोज शाह तुगलक ने अंतिम रूप से निर्माण किया 5वां मंजिल। सिकंदर लोदी ने मरम्मत करवाया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ऐबक का बेटा हुआ आराम शाह, जो 1210 में ईस्वी में इसका शासनकाल समय। इसके शासनकाल में उलेमा, फिर अमीर जिसे नौकरशाह कहा जाता है, खलीफा धार्मिक प्रमुख था, काजी न्यायाधीश थे, गाजी विजेता को कहा जाता है, शहरियत इस्लामिक कानून था, फरीस पैगंबर मोहम्मद के उपदेश थे। फिर नेक्स्ट जो शासनकाल आया उसका इल्तुतमिश का आता है, जो 12 से 11 से 1210 एडी तक था। इसे शम्स भी कहा जाता है, इसे अल्तमस भी कहा जाता था। सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? वह था इल्तुतमिश। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों को गुलाम कहा जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे सल्तनत का प्रहरी भी कहा जाता है। इसे अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थापित की इल्तुतमिश। इसने अपने शासनकाल को 3 फेज में बांटा था, जिसमें 12 से 11 से 1220 के शासनकाल को शत्रु इसमें जो अपनाया था नीति, इसमें शत्रुओं को समाप्त करना। 12 से 1516 में तराइन का 3rd युद्ध लड़ा गया था, जिसमें इल्तुतमिश और चंदौल के बीच में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश जीत गया। 1217 में हमला कुआचा में के खिलाफ किया था। 1227 में सिंध पर हमला किया तथा कुआचा कुमरा में भी किया था। 1221 से 1227 के जो सेकेंड फेज था, इसमें मंगोल समस्या का समाधान कर दिया। 1228 से 1236 ईस्वी में
जो थर्ड फेज था इसका, साम्राज्य को मजबूत बनाया। इसने दल चालीसा तुर्काल चलगामी का गठन किया। बलबन भी इसी बलबन ने जो दल चालीसा था इसको समाप्त कर दिया था, क्योंकि बलबन भी इसी दल चालीसा का भाग था। एकता व्यवस्था लागू की थी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, एकता व्यवस्था किसने लागू की थी? वह था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश, इसमें मंगोलों समस्या का समाधान के लिए दल चालीसा का गठन किया, एकता व्यवस्था लागू की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फिर जो गोरी था, गोरी का शासनकाल दिल्ली तक था। तवजुद्दीन चरौल जो गणित का था, नरसुद्दीन कुआचा जो सिंध का था, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट देखते हैं, एकता व्यवस्था का उद्भव मध्य एशिया माना जाता है। हम लोग देख लेते हैं एकता व्यवस्था होता क्या है। सबसे पहले एकता व्यवस्था, इसको देख ले। एकता व्यवस्था का उद्भव मध्य एशिया माना जाता है। इसे मोहम्मद गोरी भारत लाया था तथा सर्वप्रथम एकता ऐबक को दी गई, लेकिन भारत में एकता व्यवस्था को संगठित इल्तुतमिश ने किया था। सर्वप्रथम जो एकता व्यवस्था दी गई उसको ऐबक के द्वारा दी गई थी तथा इससे संगठित रूप इल्तुतमिश ने किया था। प्रारंभ में यह व्यवस्था आनुवंशिक नहीं थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक ने, जो तुगलक वंश का शासक था, इसने आनुवंशिक बना दिया। सामान्यतः एकताएं अधिकारियों को दी जाती, एकताएं अधिकारियों को वेतन के बदले दी जाती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एकता वो थी जैसे भूमि दी जाती थी। एकता के नाम पर, एकता उसे कहा जाता है जो भूमि होता है, उसी को एकता कहा जाता था। इसने दो प्रकार के सिक्के चलाए, चांदी जो टंका का होता था, कॉपर जीतल का। इल्तुतमिश ये पहला शासक था जिसने सिक्कों पर अरबी लिपि में कुरान की लाइनें लिखवाई। इसे औरंगजेब ने बंद करवा दिया था। ये शुद्ध अरबी मानक पर बने हुए सिक्के थे। सिक्कों के प्रचलन में अर्थव्यवस्था के मौद्रीकरण के बल मिला तथा व्यापार वाणिज्य को भी बढ़ोतरी हुई। इसने 1225 में बंगाल के गवर्नर खुशामुद्दीन ऐबज को पराजित किया तथा बंगाल को पूर्ण रूप से अपने शासनकाल में मिला लिया। 1231 में मंगल देव को पराजित कर ग्वालियर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसी विजय के उपलक्ष्य में इन्हें अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। यह सल्तनत का सर्वाधिक न्यायप्रिय शासक था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, सल्तनत का सर्वाधिक न्यायप्रिय शासक कौन था? वह इल्तुतमिश था, क्योंकि इसने दिल्ली में यमुना के किनारे न्याय की जंजीर या जंजीरें आदिल बनवाई थी। इसे 1229 में बगदाद के खलीफा से सम्मान पत्र भी प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट जो शासक था वह रुकुद्दीन फिरोज था जो 1236 में था। फिर रजिया जो सल्तनत काल की एकमात्र शासिका थी, मुस्लिम मतलब लड़की शासिका थी, महिला शासिका, जिसका शासनकाल 1236 से 1240 था। फिर उसके बाद बहराम शाह जो 1240 से 1242 तक था। इसके बारे में देखते हैं। इसने एक नए पद का नायब मुमलिकात का पद का सृजन किया, जिस पद पर पहली नियुक्ति एतगिन की हुई थी। इसी बहराम शाह के समय मंगोलों ने पहली बार सल्तनत पर आक्रमण किया था। फिर नेक्स्ट है अलाउद्दीन मसूद शाह जो 1242 से 1246 का इसका शासनकाल। फिर नसरुद्दीन महमूद जो 1246 से 1266 था। इसके वजीर प्लस नायक मुमलिकात बलबन था, जो नसरुद्दीन महमूद था, ये आदर्श मुसलमान था। जो इसके वजीर थे वो बलबन था। बलबन ने ही इसका हत्या कर दी तथा अपना शासक बन गया। बलबन का शासन का 1266 से 1286 चला। इसने सबसे पहले दल चालीसा का गठन समाप्त किया। फिर सिजदा तथा पैगोश शुरू किया तथा शाहजहां ने जिसे समाप्त कर दिया। नौरोज जो फारसी का त्यौहार शुरू किया। इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? वह था बलबन था। फिरोज शाह तुगलक बलबन था। इसने अपने आप को नियामक एक खुदाई कहा तथा जिन्हें इलाही कहा था। 1278 में बंगाल का गवर्नर तुगरिल बेग को पराजित कर हत्या कर दिया तथा उसके जगह पर अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। 1285 में तमर के नेतृत्व में मंगोलों के सल्तनत पर हमला किया तथा इसी आक्रमण में इसका सबसे बड़ा बेटा मोहम्मद मारा गया तथा मोहम्मद की मृत्यु के
शोक में ही 1286 में इसकी मृत्यु हो गई। इसी के शासनकाल में अमीर खुसरो दिल्ली आया था, लेकिन उसने अपनी पेशा की शुरुआत दीवान आरिज नामक सैन्य विभाग से पेशा की शुरुआत की। अपनी पेशा की शुरुआत नहीं की थी, इसने दीवान आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन किया था। हम लोग अमीर खुसरो के बारे में देख लेते हैं। इसका जन्म कासगंज पटियाला यूपी में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का यह दरबारी कवि था। इसने तोताए हिंद कहा जाता है, यह इम्पोर्टेंट है। यह पहला फारसी कवि था जिसने फारसी कविताओं में हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। इसने 7 सुल्तानों के शासनकाल को देखा था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, 7 सुल्तानों के शासनकाल को कौन देखा था? वह था अमीर खुसरो। इसने 7 सुल्तानों के शासनकाल को देखा था। इसके आध्यात्मिक गुरु नियाज़मुद्दीन औलिया थे। इसने तबला, सितार, कव्वाली का आविष्कार किया। इसने कुछ किताबें लिखी, लैला मजनू, खजायन उल फिता, तारीख़ अलाई, किरान उ सरैन, कैकुबार तथा बुगरा खां के नेतृत्व में। मिफ्ता उल फुतूह, इसने जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों की जानकारी मिलता है मिफ्ता उल फुतूह में। आशिका लिखी, इसमें देवल रानी और खिज़्र खां अलाउद्दीन के गुजरात विजय की जानकारी आशिका में मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तुगलकनामा। इसमें गियासुद्दीन तुगलक की जानकारी मिलती है। इजाज खुसरवी अमीर खुसरो के पत्रों का यह संकलन है। नेक्स्ट देखते हैं क्यूमर्स, जिसका शासनकाल था 1290। गुलाम वंश का यह अंतिम शासक था। फिर देखते हैं नेक्स्ट खिलजी वंश, जिसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, जो 1290 से 1296 तक था। यह खिलजी वंश का संस्थापक था। इसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। इसका फिर शासक बना अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत का काल का पहला शासक था जिसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। इसलिए इसके शासक बनते ही उपाधि धारण की, जिसे सिकंदर सानी कहा जाता है। यह इम्पोर्टेंट है। सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? वह था अलाउद्दीन खिलजी। इसका साम्राज्य विस्तार था 1298 में। इसने गुजरात पर आक्रमण किया, जिसमें कर्णदेव के जो शासक था, इसमें उलूग खां तथा नुसरत खां के नेतृत्व में। 1301 में रणथंभौर में जिसका शासक था हमीरदेव, अलाउद्दीन खिलजी खुद गया था। 1302 से 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिसका शासक था राजा रामरतन सिंह। यह भी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मतलब अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में हुआ। 1305 में मालवा पर अधिकार किया, जिसका शासक था महलक देव, जो मलिक काफूर के नेतृत्व में किया। 1307 में देवगिरी पर आक्रमण किया, जिसका शासक था रामचंद्र देव, मलिक काफूर के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखते हैं अलाउद्दीन शासक बनने से पूर्व 1296 में देवगिरी पर हमला किया। अलाउद्दीन के दक्षिण भारत का उद्देश्य धन दौलत को प्राप्त करना था। 1308 में जालौन पर आक्रमण किया। कलरदेव इसके शासक था मलिक काफूर के नेतृत्व में। 1309 में यह वारंगल को विजिट किया, जिसका शासक था प्रताप रुद्रदेव फर्स्ट। इसे अभी मलिक काफूर के नेतृत्व में। 1310 होयसल द्वारसमुंद, जिसका शासक था वीर बल्लाल, यह भी मलिक काफूर के नेतृत्व में। 1311 में पांडव मदुरै, जो सुंदर पांडे प्लस वीर पाठक के नेतृत्व में। 1313 में देवगिरी पर आक्रमण किया। शंकर, जिसका शासक था शंकर, यह भी मलिक काफूर के नेतृत्व में किया था। इसमें कुछ मंगोल आक्रमण को हम देख लेते हैं। आक्रमण के पीछे मंगोलों का मुख्य उद्देश्य भारत के विजय तथा बदले की भावना थी। अलाउद्दीन ने मंगोलों की नीति में परिवर्तन करते हुए सुरक्षात्मक नीति से के स्थान पर आक्रामक नीति को अपनाया। परिणाम स्वरूप मंगोल समस्या का प्रायः निदान हो गया। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगोल समस्या का प्रायः निदान कौन किया? वह था अलाउद्दीन खिलजी। परिणाम स्वरूप मंगोल समस्या का प्रायः निदान हो गया। 1297-98 कादर खान के नेतृत्व में हुआ था। जफर खां उलूग खां के नेतृत्व में सतलज नदी के किनारे मंगोल को बुरी तरह पराजित किया। फिर 1299 में सल्दी में हुआ, जो जफर खां के नेतृत्व में। इस समय भी मंगोल पराजित हुए। 1299 में कुतलुग ख्वाजा था,
इस समय भी मंगोल पराजित हुआ, लेकिन इस समय जफर खां मारा गया। 1303 में तारगी, इस समय मंगोल पराजित हुए तथा इसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किला का निर्माण करवाया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1303 में अली बेग तर्तात खां, इसी आक्रमण में मंगोल गंगा के किनारे अमरोहा तक पहुंच गया, लेकिन मंगोल पराजित हुए। 1306 से 1307 ईस्वी में कबक, इकबालबंद तथा तैयबू था। इसी अभियान में मंगोल पराजित हुए। अलाउद्दीन खिलजी में सैन्य सुधार देख लेते हैं। पहली बार नगद वेतन की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दागो तथा चेहरा अधिनियम भी लागू किया था। बाजार सुधार के लिए सहना ए मंडी बनाई तथा वरीदे मंडी बनाई। अलाउद्दीन सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने मुद्रा स्थिति को नियंत्रित किया। इसने व्यापारियों के मांग और पूर्ति बनाए रखने के लिए राज्य की तरफ से धन भी दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसके समय में कुछ विद्रोह भी हुए थे, वो ये हैं। जो कारण था भू अनुदान के लिए, जिसको समाप्त कर दिया। शराब बंद हो गया सिर्फ दिल्ली में। जासूस विभाग, यह विभाग को मजबूत किया। फिर सामाजिक समारोह, इसको प्रतिबंध कर दिया। राजशाही नातेदारी को नहीं मानता था यह। अलाउद्दीन खिलजी के सिक्कों पर श्री देवताओं की लिपि में मिलता है। श्री देवनागरी लिपि में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो शासक था वह था मुबारक शाह खिलजी, जिसका शासनकाल 1316 से 1320 था। इसने दक्षिण भारत में प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। इसने प्रथम सुल्तान, जिसे खलीफा की उपाधि धारण की। यह मुबारक शाह खिलजी ऐसा सुल्तान था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट देखते हैं खुसरो, जिसका शासन था 1320। यह सल्तनत का एकमात्र हिंदू सुल्तान था। चलिए, हम लोगों ने सल्तनत काल के बारे में खिलजी वंश तथा गुलाम वंश देख लिया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे के जो भी शासक थे या जो भी वंश थे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।